Hello, dear aspirants. Welcome to the Exia IAS Academy. तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्सिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। जो गाइडेंस रहेगा एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे और ज़रूरत पड़ी इफ़ रिक्वायर्ड तो रेमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी से जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। प्लस इन हाउस लाइब्रेरी फैकल्टी भी अवेलेबल रहेंगे जो आपका जो डाउट है उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व कर देंगे। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो कि है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट अ लॉ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वर्कर्स। तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स है जो केयर गिविंग का काम करती है तो उनके जो हित है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एक लॉ की ज़रूरत है, उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल का सब्सटेंस क्या है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है। तो ये आर्टिकल मेन आर्ग्यूमेंट ये देता है कि नीड ऑफ द आवर ये है कि एक कम्प्रीहेंसिव नेशनल लेवल में एक लॉ चाहिए ताकि जो डोमेस्टिक जो हेल्पर्स है डोमेस्टिक जो वर्कर्स है उनका जो राइट है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अभी अगर देखें तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनकी वल्नरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होने का ये भी एक रीज़न बन जाता है कि जो भी आपके डोमेस्टिक वर्कर्स होती है मोस्टली फीमेल ही होती है। तो उसमें भी आपके पर्टिकुलर जो आपके रिजर्व कम्युनिटी है उससे बिलोंग करती है लाइक एससी और एसटी। और ये एक एस्टिमेशन है लगभग 4 मिलियन से लेकर 90 मिलियन तक डोमेस्टिक वर्कर हो सकते हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये इसीलिए ये कंसर्न है कि अगर आपके 90 मिलियन तक डोमेस्टिक वर्कर्स अगर है जो कि लगभग करोड़ों में हो जाएगा नंबर, तो उसमें अगर लीगल फ्रेमवर्क का एब्सेंस रहता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। लो वेजेस उनको दिया जा सकता है क्या दिया जाता ही है। लॉन्ग वर्किंग आवर हो सकता है, लीव की कमी हो सकती है, लीव नहीं दिया जा सकता है जो कि हम फॉर्मल जो भी हम जॉब करते हैं उसमें उसका मेंशन रहता है। जो सोशल सिक्योरिटी है लाइक उनको पेंशन या फिर उनको सिकनेस के लिए लीव हो या फिर सिकनेस के लिए जो खर्चे हैं उसके वैसे कोई प्रोविजंस नहीं देखे जाते हैं। तो इसीलिए क्या है जो बेसिक राइट होता है एक वर्कर का, चाहे वो कोई कॉरपोरेट ऑफिस में करे या कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, सभी के लिए एटलीस्ट जो सोशल सिक्योरिटी है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है दैट नीड्स टू बी एडहेयर। तो अभी कॉरपोरेट सेगमेंट के लिए क्या है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लॉ है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर के लिए कोई स्पेशलाइज कानून नहीं है जिससे डोमेस्टिक जो वर्कर्स है उनके राइट्स को उनके हित को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसीलिए हाल ही में क्या हुआ आपके जनवरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया कि इस मामले में एक लॉ बनना चाहिए और जो आपका अर्जेंसी है ऑफ द इशू या फिर जो ग्रेविटी है इशू का उसको ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वर्डिक्ट है या फिर जो वर्डिक्ट नहीं होगा ये जो ऑर्डर है जो डायरेक्टिव्स है वो दी है गवर्नमेंट को। नॉट वर्डिक्ट इट्स डायरेक्टिव। ओके अभी और एक प्रॉब्लम इसमें क्या है जो स्टेट लेवल के एफर्ट है वो भी काफ़ी इनएडिक्वेट है। तो चंद स्टेट लाइक तमिलनाडु कर्नाटका इसमें भी हाफ हार्टेड अप्रोच देखा गया है। तो डिफरेंट आपके डेवलपमेंटल बोर्ड्स है लेकिन जो आपकी जो प्रचेष्टा है जो एंडेवर है वो वीक है। तो इसीलिए एक कम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स का क्या है इवन उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो सकता है वर्क प्लेस पे। तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको भी पोश एक्ट के तहत लाना चाहिए ताकि इफेक्टिवली अगर इस तरीके के कोई इशू हो तो उससे उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। और ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि लॉ का मिसयूज़ ना हो क्योंकि लॉ बनने से उसका जिस तरीके से यूज़ होता है हमारे देश में उसका मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो अर्ली अटेम्प्ट 1950s में कोशिश की गई थी, मल्टीपल अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स सिंस 1950, बट मटेरियलाइज नहीं हो पाया। उसके बाद सिविल सोसाइटी कंसोलिडेशन देखा गया कि जो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स है, इसको फॉर्म किया गया इन 2008। तो इन्होंने भी डिमांड किया फॉर लेजिस्लेशन। तो उस वजह से क्या हुआ, एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन 2017 में आया था, तो जिसको NPDW ने आपका फ्रेम किया था। लेकिन ये एक प्राइवेट मेंबर बिल होने की वजह से, प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट या फिर कोई मिनिस्टर ने बिल नहीं लाया है इसको। ये बिल किसी आपके अपोजिशन पार्टी के एमपी हो या फिर रूलिंग पार्टी के एमपी ने अगर लाया है तो उसको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल था, तो ये पास नहीं हो पाया। तो रीसेंट स्टेट लेवल इनिशिएटिव देखे तो तमिलनाडु ने आपकी जो तमिलनाडु मैनुअल वर्कर्स एक्ट है 1982, उसके तहत एक वेलफेयर बोर्ड सेटअप किया है। और मद्रास हाईकोर्ट ने भी ऑलरेडी डायरेक्टिव्स दिया है कि स्पेशल लेजिस्लेशन किया जाना चाहिए। कर्नाटका में भी वही है, आपके जो सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2025 जो है वो अभी बिल के आकार में है। तो देखना है ये जब पास होगा तो कर्नाटका स्टेट के विद इन कर्नाटका जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, दे विल गेट देयर ड्यू राइट्स, दैट इज सोशल सिक्योरिटी, फेयर वेज एसेट्रा। फिर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव्स जो रिसेंटली आया इन जनवरी। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू क्या है, जो इशू है तो इनविजिबिलिटी ऑफ द वर्क प्लेस। तो डोमेस्टिक जो स्फेयर है उसको तो हम वर्क प्लेस नहीं मानते हैं। जो डोमेस्टिक स्फेयर है वो इट इज़ अ कम्प्लीटली अ प्राइवेट स्फेयर। तो इसमें अभी ये भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर लॉ बनता है तो कल कोई किसी के घर में जाके बेवजह अगर इंस्पेक्शन करते रहेंगे तो उससे क्या है, जो आपका एक राइट टू प्राइवेसी है, एक पर्सनल स्फेयर का जो राइट है वो वायलेट हो सकता है, दैट इज आर्टिकल 21। तो इसमें ये चीज़ कंट्राडिक्ट कर सकती है इन फ्यूचर अगर लॉ बनता है तो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जो डोमेस्टिक वर्क है वो आपका कोई पेपर बेस्ड हायरिंग नहीं होता है। जब पेपर बेस्ड हायरिंग नहीं होता है इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फॉर्मल जॉब, इट्स अ इनफॉर्मल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए क्या है, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एंटायरली इनफॉर्मल है। तो इसीलिए क्या है, आपका जो वेज है फिक्स रहता है, कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहती है। इसके बाद क्या है, पोर इस एसिमेट्री देखा जाता है। पोर एसिमेट्री मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन है उसमें एक पावर इम्बैलेंस है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉय करता है उसके पास ज़्यादा पावर रहता है, वो आपका बार्गेन कर सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो पॉलिटिकल जो विल है वो आज तक कमी देखी गई है कि इतना बड़ा जो डोमेस्टिक आपके मेड का जो मार्केट है, डोमेस्टिक हेल्पर्स का जो मार्केट है उसको आज तक आपका लॉ के एम्बिट पे पूरी तरीके से नहीं लाया गया है। नो डाउट कोई ना कोई लॉ में तो चीज़ें आ जाती है, लेकिन स्पेशलाइज लॉ नहीं है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक हेल्पर्स। फिर एक इम्प्लीमेंटेशन का हार्डल आ जाएगा। तो ये हार्डल कैसे आएगा, आपका एक जो पर्सनल स्फेयर है उसमें एनक्रोचमेंट की तरह देखा जा सकता है। तो इसीलिए एम्प्लॉयर को डिफाइन करना कि घर में कोई काम करवा रहा है उसको एम्प्लॉयर की तरह डिफाइन करना, या फिर वर्क प्लेस क्या होगा, क्या घर को वर्क प्लेस हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उस तरीके के जो कुछ लीगल ट्रबल्स है वो हम देख सकते हैं। इसमें जो लीगल कन्फ्यूजन है वो हम देख सकते हैं। बाकी जो की टर्म्स है, डोमेस्टिक वर्कर समझते ही है, अ पर्सन एंगेज इन क्लीनिंग, कुकिंग एंड केयर गिविंग। आईएलओ का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक आपका कन्वेंशन है जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में कहा गया है। तो क्या राइट्स प्रोटेक्ट करना है, फेयर वेज देना है, सेफ वर्किंग कंडीशन देना है, प्रोटेक्शन देना है फ्रॉम अब्यूज, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देना है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन वगैरह देनी है। फिर जो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर है तो ये एक कोalition है फॉर्म्ड इन 2010 टू एडवोकेट फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स राइट। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो एनपीडीडब्ल्यू है क्या ये लीगल बॉडी है, एक्स्ट्रा लीगल है, क्या है, मतलब वो पूछा जा सकता है। तो ये सिविल सोसाइटी की एक बॉडी है। ओके, तो इसी ने पहला जो बिल है वो ड्राफ्ट किया था, इसको प्रेजेंट करवाया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। फिर ट्रीपार्टाइट बोर्ड के बारे में कहा गया है। ट्रीपार्टाइट बोर्ड में क्या होगा, एक तरफ तो गवर्नमेंट रहेगी, एक तरफ तो एम्प्लॉयर रहेंगे जो एम्प्लॉय करेंगे डोमेस्टिक वर्कर को, दूसरी तरफ डोमेस्टिक वर्कर रहेगी। तो एक 3 पार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए, 3 पार्टी डिस्कशन होना चाहिए, उसी को कहा गया है ट्रीपार्टाइट बोर्ड। वेलफेयर बोर्ड स्टेट लेवल पे जो है उनको और बेटर तरीके से काम करना चाहिए।
प्लेसमेंट एजेंसीज जो है, तो आज के समय पे क्या है, डिफरेंट एजेंसीज भी बन गई है जो क्या करती है, ब्रोकिंग करती है कि किसी को अगर डोमेस्टिक हेल्पर्स चाहिए तो एजेंसी से कांटेक्ट करके डोमेस्टिक हेल्पर हो, ड्राइवर हो, इनको ले सकते हैं। तो इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है। अनरेगुलेटेड अगर रहेंगे तो उससे जो एजेंसी है उसको मुनाफा होगा, जो एम्प्लॉयर है उसको मुनाफा होगा, लेकिन जो एम्प्लॉई है उसको मुनाफा नहीं होगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाए तो जो अनरेगुलेटेड वर्क है, जिसको पेपर बेस्ड हायरिंग नहीं की जाती है और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी मिलता है। तो अभी इसी आर्टिकल को अगर हम डिफरेंट प्रिंसिपल और फिलोसॉफी के हिसाब से देखें तो इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस लगा सकते हैं। तो सोशल जस्टिस क्या कहता है कि जो ड्यू राइट्स है, किसी वर्कर का हो, किसी का भी हो, जो ड्यू राइट्स है उसको वो मिलना चाहिए। डिग्निटी ऑफ वर्कर क्या है, जो वर्कर है उनका वर्किंग कंडीशन बेटर होना, उनके सोशल सिक्योरिटी रहना, ये सभी चीज़ें उनकी डिग्निटी प्रोटेक्ट करती है। राइट बेस्ड अप्रोच क्या है, तो राइट बेस्ड अप्रोच में आपका जो डिसेंट वर्किंग कंडीशन होना, फेयर वेजेस मिलना, सोशल सिक्योरिटी का मिलना, और इससे आप जो हमारे पार्ट थर्ड के जो आर्टिकल है, राइट्स है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विद डिग्निटी, देन आर्टिकल 23 जो आपका एबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है, तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें अभी एक चैलेंज आ सकता है इन फ्यूचर, पब्लिक प्राइवेट डाइकोटॉमी, कि एक जो होम है क्या उसको हम आपका इंटरवेंशन का जगह बना सकते हैं या नहीं। तो सोशल पर्सपेक्टिव, अभी जब आंसर लिखेंगे मेंस में या फिर ऐसे भी लिखेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको इन डायमेंशन से सोचना है जो मैंने ऑलरेडी बताया। जैसे इकोनॉमी में देखें तो सोशल सिक्योरिटी देना है, इंटरनेशनली देखें तो आईएलओ का कन्वेंशन हम मेंशन कर सकते हैं, एथिकली देखें तो डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रोटेक्ट करना है, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो आर्टिकल जो है 14, 21 ये सभी के लिए है, नॉट ओनली फॉर सिटीजन इन जनरल, बट सिटीजन के अंदर जो पर्टिकुलर पर्सन जो भी काम कर रहा है उनके लिए भी है। और प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, तो अभी डोमेस्टिक वर्कर जो है वो फोर्स लेबर नहीं है, लेकिन अगर कम पैसे में काम करा रहे हैं तो इट इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ क्या, फोर्स्ड लेबर। पॉलिटिकली अगर देखें तो जुडिशियल एक्टिविज्म को हम देख सकते हैं बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की किस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर बिकमिंग एक्टिव एंड गिविंग डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट सो दैट गवर्नमेंट कैन कम विथ अ लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। और सोशली देखें तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है या फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, तो इनका राइट्स को प्रोटेक्ट करना इट इज़ नीड ऑफ द आवर। ओके, नेक्स्ट सी हियर इट इज़ मेंशन कि आप क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से आप क्या बेसिक्स कवर कर सकते हैं अपनी ओर से। ऐसे तो ये टॉपिक आप समझ जाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी क्या है, आपको एक ओवरऑल आइडिया होने के लिए आप एनसीईआरटीज़ की ये बुक किताबें जो है या फिर बुक जो है पढ़ सकते हैं। फिर सिलेबस के कौन से पार्ट से ये लिंक्ड है, क्या कहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि सीधा सीधा डोमेस्टिक वर्क के बारे में ना भी पूछा गया तो इनफॉर्मल इकोनॉमी पूछा जाएगा। तो डोमेस्टिक वर्क के जरिए हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को समझ सकते हैं, आईएलओ के जैसे जो संस्थान है उसके बारे में समझ सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा कब फॉर्मेशन हुआ था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये थोड़ा बहुत आप गूगल करके विकीपीडिया से देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं कि इमीडिएट इनेक्टमेंट कर सकते हैं ऑफ अ नेशनल लॉ, तो एक नेशनल लॉ को हम बना सकते हैं। इस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्री पार्टाइट वेलफेयर बोर्ड को, जो जहाँ पे तीनों पार्टी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड गवर्नमेंट विल सिट एंड दे विल डिस्कस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ लेजिस्लेशन। देन क्रिएट ए नेशनल रजिस्ट्री, एक रजिस्ट्री बनाना जरूरी है ताकि ऑल द डोमेस्टिक वर्कर्स कैन रजिस्टर सो दैट गवर्नमेंट कैन हैव बेटर डेटा so they can take better policies, they can make better legislation or better welfare program for the domestic workers. And need to ensure directive principles of state policy like ensuring minimum wage and social security like weekly holiday, fair minimum wage, regulate working hours. Then strengthen grievance redressal if any grievance appears, so where the workers will complain. That is why here need of a grievance redressal, a grievance redressal need to be set up and it need to be strengthened so that domestic workers can complain. Okay, next, ratify ILO convention. So India needs to ratify ILO convention and need to bring a comprehensive legislation to protect the rights of the domestic workers. Next, see different sort of questions. Okay, it is not directly asked on domestic worker, but it was asked on the same line about informal worker, agricultural laborer, because agricultural laborer are also informal workers.
So in future, there might be a question asked on this domestic workers and how to protect their interest and about the need of the legislation. So please go through this question. Okay. Earlier in APSC, like questions Lakpati Didi. Okay. So why these schemes are there? To formalize the work, to empower women in socio-economic term. Okay. नेक्स्ट व्हेन जस्टिस प्रिवेल्स ओवर मोनोपोली, तो ये क्या कहता है कि जस्टिस कैसे प्रिवेल कर रहा है ओवर मोनोपोली। तो इसमें आपका क्या है, तो एक रोचे बोल के आपका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने कोर्ट में ये अर्जी लगाई कि आपका एक रिजडीप्लैम बोल के मेडिसिन है जिसको मोटर न्यूरन डिजीज को प्रिवेंट करने में यूज किया जाता है। तो ये जो रिजडीप्लैम है, ये दवा आपका रोचे जो है ये इसको प्रिपेयर करता है। तो अभी रोचे का जो रिजडीप्लैम में जो पेटेंट था, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो इनकी थी, उसको उनका पेटेंट का जो टाइम है वो पार हो गया। और इसके बाद क्या है, जो डिफरेंट आपकी फार्मास्यूटिकल एजेंसीज है वो अभी क्या कर सकती है, इसका जेनेरिक वर्जन को बना सकती है रिजडीप्लैम का, ताकि इसको सस्ते में मार्केट में दिया जा सके। ऐसे अभी अब अगर देखें रिजडीप्लैम का जो प्राइस है, लगभग एक शीशे का आपका जब ये पेटेंटेड था तो 6 लाख प्राइस था इसका, सिर्फ एक शीशे का। और उसको अभी क्या किया गया, जेनेरिक वर्जन में 15,900 रुपए में ये उपलब्ध है। तो इसीलिए अभी क्या हुआ, ये रोचे को लग रहा है कि ये इनका नुकसान है, लेकिन रोचे को जो कमाना था वो उसने ऑलरेडी कमा लिया है। और जो मेडिसिन होता है उसमें हमें मोनोपोली के जगह जस्टिस को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, दीज आर वेरी वेरी नेसेसरी इन अ सोसाइटी टू गेट इन फेयर प्राइस। सो उसमें अगर हम इन जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल एमएनसीज है उनका मोनोपोली को अगर हम बरकरार रखना चाहे, वो अगर अपने मोनोपोली को बरकरार रखना चाहती है, तो उससे सोसाइटी में जस्टिस नहीं आएगा। जो आपके पोर है, वल्नरेबल है, दे कैन नॉट अवेल दिस शॉर्ट ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। तो वही चीज़ इसमें कोर्ट ने रिजेक्ट किया है कि जो रोसे है वो क्या कर रही है, रिजडीप्लैम को आपकी जो उनका जो पेटेंट है उसको बरकरार रखने के लिए इसमें मांग कर रही है और ब्लॉक करवाना चाह रही है जेनेरिक वर्जन को। लेकिन कोर्ट ने जो जजमेंट है वो एमएनसी के अगेंस्ट दिया है, ताकि सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को दिया जा सके वाई अवेलिंग दिस मेडिसिन एट चीप प्राइस। तो मेडिसिन जो है उसमें उसमें एक समय तक आपका पेटेंट रखा जाता है। ये सही भी है कि किसी ने मेहनत किया है, एक चीज़ को बनाया है, लेकिन उसको परपिचुइटी के लिए देना ज़रूरी नहीं है। और जो एमएनसीज है वो क्या करती है, आपकी पेटेंट को ओवर ग्रीनिंग करती रहती है। मतलब जो आपका एक पर्टिकुलर ड्रग का फॉर्मूला उन्होंने डेवलप किया, तो उसमें उसको 10 साल के लिए पेटेंट मिला, तो 10 साल के बाद क्या करेगी, या फिर कुछ समय पहले ही 9 साल 10 महीने में वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन के फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज कर देगी माइनर, और उसको रीपेटेंट करवाना चाहेगी, ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो बना रहे। तो जो प्रॉफिट ओवर पीपल है, प्रॉफिट ओवर कम्युनिटी है, इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड। सो व्हाट जुडिशरी डिड, जुडिशरी curtailed the monopoly of रोसे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो एक समय तक पेटेंट था, ठीक है, लेकिन अभी पेटेंट को और ओवरग्रीनिंग नहीं किया जा सकता है। तो इससे क्या है, जो आपका सोसाइटी में जस्टिस है, फेयरनेस है टुवर्ड्स दी वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, वो हार्म होता है। सो ये रिजडीप्लैम यूज क्यों होता है, रिजडीप्लैम स्पाइन मस्कुलर अट्रोफी के लिए यूज होता है, जिससे आपका क्या होता है, मोटर न्यूरन डिजीज होता है। मतलब आपका हाथ पैर ना चलना, बोल ना पाना, इस तरीके के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं अगर ये मेडिसिन नहीं लिया गया तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ध्यान रखिएगा, ये डिसऑर्डर भी पूछ लिया जा सकता है प्रीलिम्स में। तो अभी जो क्वेश्चनेबल पेटेंट था, इसीलिए आपका हाई कोर्ट ने इसको ग्रांट नहीं किया। प्रोबेबली ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, आप इसको कहीं देख लीजिएगा जब पढ़ेंगे।
तो अभी एक्सोर्बिटेंट प्राइसिंग एंड इनएक्सेसिबिलिटी देखा गया है। तो इस मेडिसिन का मैंने बताया कि 6 से 7 लाख रुपए है और इसका सालाना जो खर्च आता है 72 लाख रुपए आता है। तो आप समझ सकते हैं कि 72 लाख रुपए ये करोड़पतियों के लिए भी थोड़ा सा क्या है, दिक्कत वाली बात है कि चंद करोड़ रुपए अगर लेके रखे हैं तो वो नहीं सकेंगे। तो ये मिलियनियर बिलियनर्स के मतलब जो ज़्यादा मिलियनियर बिलियनर है उनके बस की बात है। तो मतलब जो गरीब है वो आपके इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकेंगे। तो ये दिखा रहा है कंपनी का वल्गर डिस्प्ले ऑफ ग्रीड। तो एक हमने देखा था ना, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, गांधी जी ने कहा था सीन है। तो ये इसमें हम साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी को देख सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, इन चीज़ों को सोल्यूशन लाना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी ध्यान रखिएगा, पेटेंट एक्ट है 1970 जिसके तहत पेटेंट दिया जाता है। डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एग्रीमेंट है जिसके तहत पेटेंट्स का जो भी रिलेटेड रेगुलेशंस है वो किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम में कि ट्रिप्स इज एसोसिएटेड विद डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिर पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2005। तो ये जो एक्ट था इसी को अमेंड करके इसमें कुछ चेंजेस लाई गई और जो एवरग्रीनिंग है उसको डिसअलाउ किया गया कि छोटा मोटा चेंज करके आप उसको एवरग्रीनिंग नहीं करवा सकते हैं। आपको जो प्रॉफिट मिलना था वो 5-10 साल जब आपको पेटेंट था वो उस समय आपने आपने वो ले लिया है। फिर पास्ट में भी आपके लैंडमार्क जजमेंट था बाई सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ नोबरिटीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। उसमें उन्होंने एवरग्रीनिंग के जो आपके अगेंस्ट जजमेंट दिया कि एवरग्रीनिंग नहीं करा सकते हैं। बार बार मतलब एक ही पेटेंट को एवरग्रीनिंग नहीं करा सकते हैं। नया कुछ लाते हैं तो उसमें पेटेंटिंग होगा और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए होगा। उसके बाद पेटेंट आपका जब समाप्त होगा तो वो जो फॉर्मूला है वो कोई भी एजेंसी आपका इस्तेमाल कर सकेंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसीलिए अभी क्या करना है, चैलेंज क्या है, बैलेंस करना है इनोवेशन को विथ एक्सेस, कि ऐसा इनोवेशन किया कि लोगों को एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। एवरग्रीनिंग को खत्म करना है। जो डेवलप नेशन से प्रेशर आता है उसको भी हैंडल करना है। तो डेवलप नेशंस क्या करती है, बहुत प्रेशराइज करती है कि हमने ये रिसर्च किया है तो हमें ये परपेचुइटी के लिए पेटेंट मिलना चाहिए, उस तरीके से। और एक हमारे देश में क्या है, वीक पेटेंट एग्जामिनेशन है। तो इसीलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग पेटेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो पेटेंट जब तक मिलना है उसके बाद उसका एवरग्रीनिंग नहीं होना है। अभी क्या होता है, इसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी देखा जाता है क्योंकि जो आपकी एमएनसीज होती है वो हमारे डोमेस्टिक जेनेरिक मैन्युफैक्चरर के ऊपर केस कर देते हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, इस तरीके के एक्सपेंसिव लेंथी लीगल बैटल्स को नहीं प्ले कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें देखा गया है। तो बाकी लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से देखें, अगर राइट बेस्ड एथिक्स या फिर लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव से देखें, तो लिबर्टेरियन क्या कहते हैं कि जो इनोवेटर है उनका कैपेसिटी है तो उन्होंने इनोवेट किया है तो उनको क्या मिलना चाहिए, उनका परपिचुइटी के लिए राइट मिलना चाहिए। यूटिलिटेरियन या फिर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस पर्सपेक्टिव से देखिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो जो मेडिसिन को डेवलप किया गया है, फॉर्मूला है, इट शुड बी अवेलेबल एक्सेसिबल बाय दी ऑल। और जॉन रॉल्स साहब का जो प्रिंसिपल है जस्टिस एस फेयरनेस के हिसाब से अगर देखें तो उस हिसाब से भी क्या है, एवरग्रीनिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कैपेबिलिटी अप्रोच के तहत अगर देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इट नीड्स टू बी इनहैंस्ड सो दैट वी कैन गेट बेटर मेडिसिन फॉर आवर पॉपुलेशन इंक्लूडिंग एवरीवन, वेदर रिच पॉपुलेशन और पोर पॉपुलेशन। बाकी जो भी आपका रिजडी प्लम है, ये जो मेडिसिन है मोटर न्यूरन डिजीज के लिए, वो हमने देखा। स्पाइनल मस्कुलर ऑट्रोफी जो है, जो आपका मोटर न्यूरन डिजीज है वो है। ओके, वॉकिंग, ईटिंग, ब्रीदिंग सभी में प्रॉब्लम आ जाती है। पेटेंट क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है। जेनेरिक ड्रग क्या है, जो फार्मास्यूटिक क्या कर सकती है, ब्रांडेड ड्रग्स को, एक समय के ड्रग्स मतलब दवा, हाँ इसमें वो जहर वाला ड्रग्स नहीं बता रहा है इसमें। तो इसमें जेनेरिक ड्रग का मतलब हो गया कि ड्रग्स जो दवा है, तो उसको बना सकती है फार्मास्यूटिकल कंपनी वंस द पेटेंट एक्सपायर्स। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपायर्स। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में क्या करना है, पेटेंट को स्ट्रेंथन करना है। पेटेंट को एक समय तक ओवरग्रीनिंग को आपका ख़त्म करना है। प्रोटेक्टिव यूज़ ऑफ ट्रिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी, तो ट्रिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग जैसे चीज़ों को डेवलप कर सकती है कि जो आपके क्रिटिकल ड्रग्स है उसके लिए जो कंपनी है उससे उनको रॉयल्टी देके
आपका लाइसेंस लेके उस ड्रग को सस्ते दामों में बना सकती है, ताकि बाकी जो गरीब पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है, वल्नरेबल है, उनके लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। फिर गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करना है, इन तरीके के ड्रग्स को बल्क में परचेस करना है, ताकि क्या की जा सके, आपके वल्नरेबल सेक्शंस में दी जा सके। बाकी जो पब्लिक फंडेड R&D है उसको बढ़ाना है, और जुडिशरी को और सेंसिटाइज बनाना है, ताकि IPR को भी प्रोटेक्ट किया जा सके और जो आपकी फेयरनेस है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसी के साथ जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। अभी के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।